आज हमारे और हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही बड़े गौरव का दिन है, क्योंकि आज यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ इन्फोर्स किया गया था। और इस दिन को हम सब लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और आप सभी को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सुप्रीम लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगे थे इसको बनाने के लिए, और कितने का एक्सपेंडिचर आया था, कितने पेज का है ये सुप्रीम लॉ, कितनी बार इसकी अमेंडमेंट हुई है। और इसको बनाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और ये भी जानेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्यों महान थे, क्यों महान हैं, क्यों महान रहेंगे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सभी इंडियन सिटीजन को, यानी कि हमारे देश के सभी देशवासियों को, क्यों उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने मेंबर थे उनका क्या योगदान रहा, ये सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ में एमपी के, जो आज की डेट में अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। माहर समाज के अंदर, जो दलित समाज में आता है। इनके फादर श्री रामजी मालोजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। इनकी माता का नाम श्री भीमाबाई सकपाल था और ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इन 1897 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पूरा परिवार, फैमिली सहित सब लोग एमपी के मऊ को छोड़ करके महाराष्ट्र में आ जाते हैं और महाराष्ट्र में ही बस जाते हैं। और इनकी सारी स्कूलिंग वगैरह भी यहीं से प्राइमरी की स्टार्ट होती है। ये एक पहले इंसान थे जिन्होंने दलित समाज से आने के बाद हाई स्कूल के अंदर इनरोलमेंट कराया था। इनका हाई स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ था और इनके स्कूल का नाम था एल्फिंस्टन हाई स्कूल। 1906 में इन्होंने एडमिशन लिया था हाई स्कूल के अंदर, और 1907 में ये पास आउट हो गए थे। इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, यानी कि मैट्रिकुलेशन पास कर ली थी। इसके बाद 15 ईयर की एज के अंदर ही इनकी शादी हो गई थी, मैरिड लाइफ स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज गए और उन्होंने कॉलेज से डिग्रियां वगैरह हासिल की। इस ड्यूरेशन में इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। इनको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता था, इनको स्कूल में एडमिशन दिया नहीं जाता था, टीचर इन्हें पढ़ाया नहीं करते थे, एजुकेशन देते नहीं थे। इनको ये बोला जाता था कि आपको अलग बैठना पड़ेगा, आप अपने पानी वगैरह सब अलग लेके आओगे। इनको पानी भी नहीं दिया जाता था, बूंद बूंद के लिए तरस जाते थे बंदे, ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे इनको। और उस सिचुएशन में आने के बाद भी ये एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया है इन्होंने, उसके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। ऐसे संघर्ष, इनकी जो कहानी है, इसके बारे में जितना मैं बताऊं आपको उतना ही कम पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बावजूद, गरीबी होने के बावजूद स्कॉलरशिप जीती इन्होंने। स्कॉलरशिप ले करके तकरीबन 12 से 13 डिग्रियां हासिल करी, जो हाईएस्ट थी उस टाइम में। और आज की डेट में किसी के पास 12-13 डिग्री हो जाए तो पता नहीं कहाँ आसमान छूने लग जाता है। बट उनके पास इतनी डिग्रियां होने के बाद भी कोई घमंड नहीं था। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये एक नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। इतना सब डिग्रियां हासिल करने के बाद, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसके बावजूद उन्होंने सबको क्रेडिट दिया है। अपने एक भाषण में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का श्रेय मेरे को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को जाता है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी मेंबर थे उनको जाता है। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए।
29 अगस्त 1947 को इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और इसके बाद इन्होंने चेयरमैन बनने के बाद 26 जनवरी 1949 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो किया हुआ था उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट किया और डिस्कशन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के और वहाँ पे सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो गैदर हुए, इकट्ठा हुए। डिस्कशन करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि अंतरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको साइन किया और इसे एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया और ये एक कानून बन गया हमारे देश का। ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसको बनाने के लिए तकरीबन $6.4 मिलियन का एक्सपेंडिचर आया था। जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उस टाइम कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे पहले वो लोग छोड़ के जा चुके थे। चाहे कोई भी एक्सक्यूज वगैरह दी हो कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, सब लोग छोड़ के चले गए होते। अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो ये जो 2 साल में बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाने के लिए तकरीबन सालों साल लग जाते और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं कभी भी अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके, इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं, 8 शेड्यूल हैं, 22 पार्ट हैं और तकरीबन 251 पेज हैं उसके अंदर। और अगर मैं आपको अब तक की हुई अमेंडमेंट के बारे में बताऊं तो 106 बार अमेंडमेंट हुआ है इसका, जिसमें लास्ट अमेंडमेंट सितंबर 2023 में हुआ था जब वो सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का। और इसमें अमेंड कर करके वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लेके आई थी गवर्नमेंट, जो आज की डेट में अभी जिसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो लेकर के आई थी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, जिसको पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर करके बनाया गया था एक नया कानून। इसी कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज सबको इक्वल राइट मिला हुआ है, खाने का, पीने का, जीने का, एक साथ रहने का, एक साथ सर्वाइव करने का, एक साथ सक्सेसफुल बनने का, चाहे वो मेन हो या वोमेन हो, सबको एक समान रहने का, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लेबर हो, कोई भी हो, सबको एक समान अधिकार दिलाया उन्होंने। यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही बाबा साहेब अम्बेडकर हैं जिसकी वजह से सबको इक्वल समान राइट मिला। और सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर भी सेम है, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सबके लिए सेम है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने, ऐसा बनाया उन्होंने। अगर मैं उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म के बारे में बताऊं तो उन्होंने कई सारे अनगिनत रिफॉर्म किए गए हैं जिसकी काउंटिंग मैं तो नहीं कर सकता। मेरे इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे रिफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने किए हैं और जो आज भी चल रहे हैं, जिन्होंने सारे सिटीजन के लिए एक मिसाल कायम की हुई है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में ही देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देख करके ही पता चल जाएगी उन्होंने क्या किया है। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है, आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा तो आपको मालूम होगा कि उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है जस्टिस। जस्टिस जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सबके लिए न्याय संहिता एक जैसी, यानी कि सबके लिए कानून एक समान। लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि सबके लिए एक समान सोचने की, थिंकिंग, वर्शिप करने की प्रोबेबिलिटी सबकी एक, कुछ भी अलग नहीं, सब एक समान, जो भी कोई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए एक समान सोच रखी। एक्सप्रेस करने का प्रोविज़न बनाया उन्होंने और कुछ भी बोल सके ऐसी फ्रीडम दी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि सबको एक समान अधिकार मिले, सब एक समान हो, ऐसा उन्होंने दिया था। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो,
क्यों ना हो, सबको एक समान अधिकार प्रोवाइड कराए और फ्रेटर्निटी भी प्रोवाइड कराई उन्होंने। ये सारी चीज़ें तो आपको फ्रंट पेज पे मिल जाएगी, बट ऐसे कुछ ऐसे रिफॉर्म भी हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, बट चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लेबरों के लिए बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म करते थे। उन्होंने लेबरों के लिए भी बहुत सारे रिफ़ॉर्म किए। जैसे कि मैं बताऊँ, आज जो आप 8 घंटे की शिफ्ट वगैरह करते हैं, जिसमें आप सबको ओवरटाइम वगैरह मिल रहा है, ये सब उन्हीं की देन है। पहले ये 12 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, जो 8 घंटे में कन्वर्ट किया, और उन्होंने ही डिसाइड किया था, उन्होंने ही कानून बनाया कि हर एक लेबर को, जो लेबर है, काम करता है, उसको अगर वो ओवर टाइम करता है तो वेजेज मिलेगा, एक्स्ट्रा वेजेज मिलेगा, वो ओवर टाइम का पैसे भी दिए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराए उन्होंने, ESIC वगैरह लेकर के आए, कानून में अमेंड किया कि उनकी फैमिली, लेबरों की फैमिली, जो मजदूर भाई है, उनका परिवार सुरक्षित हो सके, इंश्योर्ड कर सके, ऐसी सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई उन्होंने। मिनिमम वेजेज एक्ट, डेयरनेस अलाउंस, पेंशन स्कीम, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बोनस वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्हीं की देन है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल को, यानी एडल्ट पर्सन को, सबको एक समान अधिकार दिलाया उन्होंने, चाहे वो वोमेन हो या मैन हो, सबको उन्होंने एक ऐसी प्रोविज़न में ला कर के खड़ा कर दिया कि अपनी लाइफ एडल्ट होने के बाद अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, सबको फ्रीडम दिया, स्पीच का, सब कुछ बोल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर आप कुछ ऐसा करते थे, आपको फ्रीडम नहीं था। उन्होंने ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई। और मैं बताऊँ आपको, वुमेन्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है। वुमेन्स के राइट के लिए, उनके हक़ के लिए बहुत सारे कानून लेकर आए थे। और जब वो 15 अगस्त 1947 में जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर बने, तब उन्होंने कई सारे एक्ट लेकर के आए थे वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के राइट के लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें कंडक्ट करी थी। जैसे मैं बताऊं, हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, जिसको पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था, और उस हिंदू कोड बिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो वुमेन्स के हक़ के लिए थी। जैसे कि मैं बताऊं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म थे, जिसमें डिवोर्स वगैरह भी था, जिसमें फ्रीडम था कि अगर आपको मेंटेनेंस वगैरह मिलेगा, अगर किसी का डिवोर्स वगैरह हो जाता है वुमेन्स वगैरह का, वुमेन्स के राइट के लिए बहुत सारी चीज़ें थी उस हिंदू कोड बिल के अंदर, जो पार्लियामेंट में, जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे नेहरू गवर्नमेंट के अंदर, तब उन्होंने पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस किया था। और इंट्रोड्यूस करने के बाद जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सभी सदस्यों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और उनका ये बिल पास नहीं हुआ, तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर से, यानी कि जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर से 27 सितंबर 1951 को रिजिग्नेशन दे दिया, और नेहरू कैबिनेट से उन्होंने अलविदा कह दिया, ये बोल करके कि अगर मैं इंडियन सिटीजन के लिए, वुमेन्स के लिए अगर मैं कोई कानून वगैरह पारित नहीं कर सकता, अगर उनके भले के लिए मैं कुछ कानून बना नहीं सकता, तो मेरा इस पोस्ट पे रहना, यानी कि जस्टिस एंड लॉ की पोस्ट पे रहना, मिनिस्टर बने रहना बेकार है, अगर मैं उनके लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता। इसलिए ये बोल करके वो रिजाइन कर देते हैं इस कैबिनेट से। उन्होंने केवल ह्यूमनिटी को ध्यान में रखा, और उन्होंने ह्यूमनिटी के लिए पूरी लाइफ संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी उसी के लिए। ऐसे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जात पात और इस रिलीजन का, हिंदू कल्चर का जो ये चीज़ें चल रही है, जात पात ट्रेडिशन जो चल रहा है, इसका हमेशा से बहिष्कार किया उन्होंने। उस जात पात के अगेंस्ट में हमेशा धरने प्रदर्शन किए उन्होंने, रैलियाँ निकाली उन्होंने, और हमेशा इसी चीज़ के लिए, दलित समाज को न्याय कैसे मिले, उसी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे वो, और आंदोलन भी करते रहे पूरे लाइफ तक। जब तक जिए वो यही चाहते थे कि हर एक गरीब तबके का, हर एक वुमेन्स का, हर एक उस इंसान का भला हो सके। लास्टली एक समय ऐसा आया जब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया, और हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये तब हुआ था जब वो 3 महीने उनके मरने से पहले ये ऐसी कंडीशन आई थी, जब उनको ये एहसास हो गया था कि अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तब उन्होंने 3 महीने पहले बौद्ध धर्म अपना लिया, और उन्होंने ये भी बोला, दलित समाज से बोला कि आओ मेरे पास, और आप भी इस हिंदू धर्म को त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि वो जानते थे ये जात पात ख़त्म नहीं होने वाला, हटने नहीं वाला, ये बंटवारे चलते रहेंगे, जात पात के नाम पे, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। इसलिए आपने समाज को ये समझाया कि आप धर्म ही चेंज कर दो, आप बौद्ध धर्म अपना लो। इसलिए बहुत सारे लोग उस टाइम में बौद्ध धर्म अपना लिया था, जब
उनका अंतकाल हुआ। इसी के साथ एक महान लीजन, एक महान इंसान, एक महान कॉन्स्टिट्यूशन राइटर इस दुनिया से चले गए, छोड़ करके 6 दिसंबर 1956 को हम सबको, हमारे इंडियन सिटीजन को, इस दुनिया को। लेकिन उनके विचार, उनके थॉट और वो आज भी ज़िंदा है हम सब के अंदर, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी इंडियन सिटीजन हो, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यही वजह है कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सारे लोग और उनकी इज्जत करते हैं, और उन सभी लोगों के अंदर आज भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ज़िंदा है, उनका विचार ज़िंदा है, क्योंकि उनके विचार हमेशा भले थे, अच्छे थे। उनके विचार अच्छे होने की वजह से, सारी चीज़ें सही होने की वजह से आज की डेट में उनको सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना नाम उनके साथ जुड़ना चाहती है, उनके साथ जुड़ना चाहती हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी साइड खींच रही हैं कि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बाबा साहेब का हम रिस्पेक्ट करते हैं। बीजेपी कह रही है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, कांग्रेस कह रही है हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमने सबसे ज़्यादा किया है उनके लिए। अब आप ही सोच के बताइए कौन किसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करना इनकी मजबूरी है इन पार्टियों की, अगर ये ना चाहें तो भी इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा कुछ करके चले गए हैं इस दुनिया से जो अमर है, जो मर नहीं सकता, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी दे या अमेंड भी कितना भी कर ले, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा नहीं सकता। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए उसे बदल नहीं सकता। इसलिए हमेशा बाबा साहब हर एक इंडियन सिटीजन के अंदर जिंदा रहेंगे, जिंदा रहते रहेंगे। जो कोई आज जन्मा है या फिर कोई लाख साल बाद भी जन्मेगा, तो भी ये कानून तब भी देखेगा, कुछ ना कुछ अंश तब भी रह जाएंगे, आप रहे ना रहें इस दुनिया में, बट उस इंसान के अच्छे कर्म और अच्छे सोच हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जितना ही बताऊं उतना ही कम पड़ेगा, और जितना ही डिस्क्राइब करूं उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि वो एक महान ऐसे इंसान थे जिनके बारे में जितना ही बताया जाए उतना ही कम है। कॉन्स्टिट्यूशन और इसको लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और हमारे देश के तिरंगे को मैं सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।